गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के अपने इस क्लास में। आज हमारा फोर्थ क्लास है, फोर्थ पीरियड है। हमने ऑलरेडी 1, 2, 3 पीरियड देख रखा है, जिनका डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिल जाएगा। आप 1, 2, 3 पीरियड को भी विजिट कर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ पीरियड में, यानी कि इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, उसके बाद से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे आज रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में और कोरेजन और एक रेंसिडिटी के बारे में भी आज हम बात करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम आज के 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा पॉइंट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा पॉइंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, चौथा पॉइंट है रिडक्शन रिएक्शन और पांचवा पॉइंट है कोरेजन और छठवां पॉइंट है रेंसिडिटी। यानी कि इस वीडियो में हम इन 6 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। पहला पॉइंट हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। कहा जा रहा है कि द रिएक्शंस इन विच वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसमें बताया जा रहा है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो अदर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है जो लेस रिएक्टिव हो। ठीक है, यानी कि वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इसमें हम 2 रिएक्टेंट हैं, एक ए हुआ और एक बी सी हुआ। इसमें एक में क्या होगा, तो एक में कोई एक इसमें मोर रिएक्टिव होगा और एक लेस रिएक्टिव होगा। जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव के एक एलिमेंट्स को हटा देगा और इसी तरह से रिएक्शन जो होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। वही इस बात में बताया जा रहा है द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यानी कि 2 एलिमेंट होंगे जैसे कि ए और बी सी, इसमें से एक होगा जो मोर रिएक्टिव होगा और एक होगा जो लेस रिएक्टिव होगा। और ठीक है, और इस तरह अगर जो मोर एक्टिव एलिमेंट से वो लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा तो इस तरह के रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी बात वही दिखाई जा रही है, ए बी एक एलिमेंट हुआ और एक सी एलिमेंट हुआ। ठीक है, इसमें से ए जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा और बी जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो वही यहाँ बात बताई जा रही है। द अबव इक्वेशन एग्जिस्ट व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। अब यहाँ देखिए ए जो है वो बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ए क्या कर रहा है, तो ए बी को डिस्प्लेस कर दे रहा है और सी के साथ कंबाइन हो जा रहा है और बना रहा है ए सी प्लस बी। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होंगे, ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस यानी कि ए बी प्लस सी। और यहाँ पे ए जो है मोर रिएक्टिव है बी से कंपेयर टू बी, तो बी क्या होगा, बी डिस्प्लेस हो जाएगा और इसके जगह पे सी आ जाएगा यानी कि ए सी और प्लस बी अलग हो गया। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका डिफिनेशन देखते हैं। कहा जा रहा है कि ए रिएक्शंस इन विच वन सब्सटेंस डिस्प्लेस अनदर फॉर्म द एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी बताया जा रहा है कि एक ऐसा रिएक्शन जो एक सब्सटेंस डिस्प्लेस करता हो टू अनदर, एक दूसरे से क्या करते हो, डिस्प्लेस करते हो, यानी कि अपने पोजीशंस को चेंज करते हो फ्रॉम वन एक्वस सॉल्यूशन एंड एक्वस सॉल्यूशन भी बनाते हो, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल जाएगा डिस्प्लेस यानी कि चेंज द पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक सब्सटेंस है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है अनदर से और एक एक्वस सॉल्यूशन का निर्माण करेगा, तो इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर मेथासिस रिएक्शंस। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या फिर मेथासिस रिएक्शंस भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आई एग्जांपल में हम देख रहे हैं Fe S प्लस
CuSO4 जो है वो आपस में रिएक्ट करके FeSO4 प्लस Cu बना रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो Cu है वो SO4, इसमें Cu मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू SO, इसलिए क्या किया इसने, Cu को रिप्लेस कर दिया और Fe के साथ जुड़ करके FeSO4 बनाया प्लस Cu बना। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहेंगे। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। उसके बाद इसमें बताया गया कि द आयरन नेल ब्राउन वाइज इन कलर बाय डिपोजिशंस ऑफ Cu एंड ब्लू कलर ऑफ CuSO4 चेंज टू डर्टी कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कहा जा रहा है कि जो आयरन नेल ब्राउन वाइज इन कलर, ठीक है, एक आयरन नेल लेना है आपको जो ब्राउन वाइज यानी कि जंग लगा हुआ होना चाहिए, बाय डिपोजिशंस ऑफ Cu एंड ब्लू कलर ऑफ CuSO4, और हम क्या करते हैं उसको CuSO4 में डुबाते हैं जो ब्लू इन कलर का हो। इसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अब जो आयरन है वो Fe है, वो Fe अब यहाँ पे CuSO4 का जो ब्लू कलर था उससे रिएक्ट करके SO4 के साथ जुड़ जाता है, यानी कि FeSO4 बनाता है, जिसका रंग क्या होता है, डॉटी हो जाता है। ठीक है, और Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और जिसमें जो Zn है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव सॉरी Zn नहीं है, इसमें जो Zn जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, यही बात इसमें बताई गई। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो अब हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, अभी हमने जो देखा वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, और अब हम जानेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। चलिए इसमें आइए शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि ए रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें कहा जा रहा है कि ए रिएक्शन जिसमें एक नए सब्सटेंस कंपाउंड का निर्माण होता है बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, इसमें क्या होता है, तो इसमें वो अपने आयन्स को केवल एक्सचेंज करते हैं, यानी कि अब एक आयन को देंगे तो दूसरे आयन को लेंगे। बिटवीन टू कंपाउंड, दो कंपाउंड के बीच में होता है इस तरह के रिएक्शंस को, तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आए तो A और D जो है प्लस BC है, और ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, तो AC और BD बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि AD जो है वो अपना D को एक्सचेंज कर रहा है विथ C। ठीक है, और यहाँ पे AC बन गया, और B जो है वो अपने C को रिप्लेस कर रहा है और D को गेन कर रहा है, तो यहाँ पे BD बन गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो आयन्स का रिप्लेसमेंट हो रहा है, D का रिप्लेसमेंट हो रहा है और C का रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कहा जा रहा है अब नेक्स्ट पॉइंट कि ए रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयरन बिटवीन रिएक्टेंट आर कॉल्ड रिएक्टेंट इन which there is an exchange of ion between reactant are called double displacement reaction। यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट हैं वो अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में ही, इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, फिर से बोल दूं मैं एक बार, वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं यानी कि जो AD है और BC जो है वो रिएक्टेंट है, और ये दोनों रिएक्टेंट अपने आयंस को अपने साथ ही यानी कि AD और BC अपने आयंस को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे एग्जांपल में फॉर्म में देखें तो यहाँ पे NaSO4 और BaCl2 लिया गया है, यानी कि यहाँ भी दो रिएक्टेंट है, एक है NaSO4 और दूसरा है BaCl2। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये NaSO4 अपना आयन से एक्सचेंज करेगा
BaCl2 के साथ Cl2 भी अपना आयन एक्सचेंज करेगा NaSO4 के साथ। तो जब ये अपने आयन एक्सचेंज करेंगे तो Ba जो है वो SO4 गेन कर लेगा और BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट का निर्माण करेगा और NaSO4 अपना SO रिप्लेस करेगा और Cl के साथ कंबाइन कर लेगा। तो यहाँ पे NaCl बन जाएगा जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि SO4 को Na ने दिया, रिप्लेस किया और Cl के साथ कंबाइन किया और साथ ही साथ BaCl2 ने Cl2 को दिया और SO4 को गेन किया। तो इस ये बन गया BaSO4 और NaCl जो था वो NaSO4 जो था वो NaCl का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट हैं, एक NaSO4 है और एक BaCl2 है, ये दोनों ही अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहा जा रहा है इसमें कि वाइट प्रिसिपेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड। और इस सेक्शन में क्या होगा तो ये जो BaSO4 है ये एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड प्रिसिपेट रिएक्शंस और इस कारण से भी इस रिएक्शंस को हम प्रिसिपेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। अब बात आती है प्रिसिपेशंस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ देखिए फॉर्मेशंस ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट यानी कि दो एक्वस के रिएक्शंस, दो एक्वस सॉल्यूशंस के आपस में कंबाइन होने से अगर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का निर्माण होता है तो उसको हम प्रिसिपेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो NaSO4 है वो भी एक एक्वस सॉल्यूशन है और BaCl2 भी जो है वो एक एक्वस सॉल्यूशन है। दोनों ही लिक्विड है पर ये दोनों लिक्विड जैसे आपस में रिएक्ट किए तो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का निर्माण किए यानी कि BaSO4 का निर्माण किए। इसी को हम प्रिसिपेट बोलते हैं और इस तरह के रिएक्शन को हम प्रिसिपेशन रिएक्शंस कहते हैं। चलिए मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है एनी रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस ए प्रिसिपेशंस कैन बी कॉल्ड प्रिसिपेशन रिएक्शंस। और वैसे रिएक्शंस जो प्रिसिपेट का निर्माण करते हैं उसको हम प्रिसिपेशन रिएक्शंस बोलते हैं। चलिए फिर से मैं बता दूं प्रिसिपेशन रिएक्शन क्या होता है। तो जब दो एक्वस सॉल्यूशंस यानी कि NaSO4 और BaCl2 ये दोनों हैं जो एक्वस फॉर्म में हैं और ये दोनों के मिलने से एक BaSO4 सब्सटेंस का निर्माण हो रहा है जो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। और जब दो एक्वस सॉल्यूशंस के मिलने से एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता हो उसी को हम प्रिसिपेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेथासेसिस रिएक्शंस। इसको मेथासेसिस रिएक्शन भी बोलेंगे यानी कि इसका डबल डिस्प्लेसमेंट का नाम एक मेथासेसिस रिएक्शंस भी है। द रिएक्टेंट आर सॉल्युबल बट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड वुड बी इनसॉल्युबल एंड सेपरेट आउट एज ए सॉलिड। और मेथासेसिस क्यों कहेंगे इसमें तो क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट है वो दोनों ही रिएक्टेंट सॉल्युबल होते हैं यानी कि NaSO4 और BaCl2 ये दोनों ही सॉल्युबल थे पर जो इनका प्रोडक्ट बनता है वो इनसॉल्युबल होता है और सेपरेट आउट एज ए सॉलिड और सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाता है जो यहाँ पे BaSO4 के साथ हो रहा है। BaSO4 इनसॉल्युबल है साथ ही साथ सॉलिड भी है। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हम इस पॉइंट में जानेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। इसमें बताया जा रहा है कि रिएक्शंस इन विच ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन या लॉस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। यानी कि वैसा रिएक्शंस जिसमें कोई एक सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को गेन करता हो यानी कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइनेशन होती है उसकी और लॉस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को अपने से निकालता हो तो इस तरह के रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो यहाँ पे Cu है और प्लस O2 है, ये आपस में रिएक्ट करके CuO बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि जो Cu है ये क्या किया तो ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है यानी कि ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर ले रहा है और CuO बना रहा है। तो जिस वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को गेन होता हो या फिर यहाँ पर अगर हाइड्रोजन होता तो ये हाइड्रोजन निकल जाता यानी कि
हटता, अलग होता। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ बताया गया, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि कार्बन है और एक O2 है, और इस दोनों ही आपस में रिएक्ट करके CO2 बना रहे हैं, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, तो ये भी ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वह हमारा आता है रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। तो इसमें बताया जा रहा है, आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि ए रिएक्शंस इन विच ए सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, वहां पे ऑक्सीजन गेन करने को कहा जा रहा था और इसमें हाइड्रोजन गेन करने को कहा जा रहा है, और लॉस ऑक्सीजन, और पहले हमने हाइड्रोजन लॉस किया था और यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस करने को कहा जा रहा है। इट्स कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, और इसी को हम रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। यानी कि ये जो रिएक्शंस है वो बिल्कुल ही ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अपोजिट है। उसमें बताया गया कि उसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है और हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, तो उसको हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा था। और इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें एक सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन गेन कर रहा है और ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे CuO जो है प्लस H2 है, ये आपस में रिएक्ट करके Cu प्लस H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि O का क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है। तो और ये H2 के साथ कंबाइन करके H2O बना रहा है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो इस तरह के रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। अब आता है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट्स है, इस बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट है कोरेजन, यानी कि जंग लगना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि एक जो आयरन है वो अभी न्यू आयरन है और एक आयरन है जो ओल्ड आयरन है, और इसमें जंग लग गया है। तो आइए इससे के बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर, ठीक है, या एसिड फॉर ए सम टाइम, ए लेयर ऑफ हाइड्रेट ऑक्साइड्स इज फॉर्म्ड विच वीकन द मेटल एंड हेंस इज सेड टू बी कोरेटेड, यानी कि कोरेजन। ठीक है, कहा जा रहा है व्हेन ए मेटल एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर या एसिड, अगर किसी लोहे को यानी किसी भी मेटल्स को कुछ समय के लिए मॉइस्चर एयर में या फिर एसिड में छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, तो उस पर एक हाइड्रेट ऑक्साइड का लेयर का निर्माण हो जाएगा जो उसको रेड कर देगा। और ये जब रेड हो जाएगा तो इस लोहे में इसकी वीकनेस थोड़ी आ जाएगी, यानी कि ये लोहे से ये लोहा, दोनों ही लोहे सेम है, एक ही है, पर ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ये कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जंग लग गया है, यानी कि जंग जो हो हाइड्रेट ऑक्साइड लग गया है जो उसे रेड कलर कर दिया है, और इससे लोहे की जो वीकनेस आ जाती है। ठीक है, और इसी को हम लोग कोरेजन बोलते हैं, यानी कि लोहे पे जंग लगने की प्रोसेस को ही हम कोरेजन कहते हैं। और ये अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर या एसिड फॉर ए सम टाइम, ठीक है, अगर किसी मेटल्स को, जैसे कि आयरन मेटल है, अगर इसे कुछ समय के लिए हम ऐसे ही खुले में मॉइस्चर एयर में छोड़ देंगे तो इस लोहे के ऊपर हाइड्रेट ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा, जो आपको इस रेडिन कलर में दिख रहा होगा, ब्राउन वाइट कलर में दिख रहा होगा, जो इस लोहे की लाइफ को कम करता है, साथ ही साथ इसकी वीकनेस को भी वीकनेस ला देता है, यानी कि लोहे की जो स्ट्रॉन्गेबिलिटी होती है, मजबूती होती है, वो उसमें भी कमी कर देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। अब कोरेजन्स के अंदर कहा जा रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरेजन। अब इसके 3 एग्जाम्पल्स हो गए। रस्टिंग ऑफ आयरन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लोहे में जंग लग जाना। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आप सिल्वर की जो चम्मच है उस पर
वो काला हो जाता है, और साथ ही साथ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ठीक है। और जो कॉपर पाइप होता है उस पे आप इस तरह से कुछ ग्रीन ग्रीन सा देखते हैं। और ये जो तीनों ही हैं, ये तीनों एग्जाम्पल्स होते हैं कोरोजन्स के। ये तीनों ही कहें तो ये तीनों ही जंग पकड़ रहे हैं, तीनों पे जंग लग जा रहा है, चाहे वो कोई मेटल हो, चाहे यहाँ पे आयरन हो, चाहे कॉपर हो या सिल्वर हो। इन तीनों को अगर हम मॉइस्चर एयर में छोड़ते हैं तो तीनों का कलर चेंज हो जाता है, यानी कि आयरन का कलर ब्राउन इन कलर का हो जाता है जिसे हम जंग कहते हैं, और कॉपर पे ब्लू वाइट कलर का हो जाता है, और सिल्वर पे ब्लैक इन कलर का हो जाता है। इन तीनों को हम कोरोजन कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, कोरोजन आर बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोपेंटिंग और पुटिंग पेंट्स। और कोरोजन्स को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो कोरोजन का रोकने के लिए प्रोसेस जो है वो एक है गैल्वेनाइजेशन, दूसरा है इलेक्ट्रोपेंटिंग और तीसरा है पुटिंग पेंट्स, ठीक है। यानी कि उनको पेंट लगा देना, और ये एक प्रोसेस है, और ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से आयरन्स पे या फिर कॉपर पे या फिर सिल्वर पे पेंट करते हैं। और बाय पेंट्स, ये तो बाय मैनुअल होता है, बाय हैंड होता है, जो आप सभी अपने घरों के लोहे के दरवाजों पे करते होंगे जंग से बचाने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है ये जान लेते हैं इसको भी। इट इज प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील या आयरन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, तो जिसमें हम एक जिंक की कोटिंग करते हैं स्टील या फिर आयरन पे, किससे, टू प्रिवेंट रस्टिंग से रोकने के लिए। इसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील या आयरन या फिर जो स्टील पे हम जिंक के एक लेयर चढ़ा देते हैं ताकि उसमें रस्टिंग ना हो। इसी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। अब आपने अभी देखा ऑक्सीडेशन का, आइए अब देखते हैं इसका अपने डेली जीवन में इसका इफेक्ट्स क्या होता है। तो अभी हमने ये देखा था, कोरोजन देखा था। अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी के बारे में। आइए देखते हैं रेंसिडिटी में क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। यानी कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, यानी कि जो फैट्स या ऑयल होते हैं अगर उनको आप खुली हवाओं में छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, खराब हो जाते हैं। और खराब होने के कारण ही खराब होने की जो प्रोसेस है इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। इट लेड टू बैड टेस्ट ऑफ फूड। और क्या होता है, तो इससे जो खाद्य पदार्थ होती हैं, जो खाने वाली चीजें होती हैं, वो ऑयल जनरली वो ऑयल से ही बनी होती हैं या फिर उसमें फैट्स होते हैं, तो वो खराब हो जाते हैं, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। यानी कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, यानी कि फैट्स या फिर ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है जब हम उसको हवा में एक्सपोज टू एयर, ठीक है, जब हम उसको हवा में छोड़ देते हैं, नॉन एज रेंसिडिटी। और इसी प्रोसेस को यानी कि फैट्स और ऑयल के ऑक्सीडेशंस को ही हम रेंसिडिटी कहते हैं। और इससे हमारे भोज्य पदार्थ जो होते हैं, जो फूड्स होते हैं हमारे, वो बैड टेस्ट में हो जाते हैं, वो आपको खाने में अच्छे नहीं लगते, यानी कि खाने जो वाले प्रोडक्ट्स हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। यानी खाने वाले प्रोडक्ट से खराब होते हैं, उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। चलिए अब आता है हमारा मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी कि जो रेंसिडिटी अभी आपने देखा, क्या इससे बचने का कोई उपाय है, तो बिल्कुल होगा। पहला है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। जो हम क्या करेंगे, तो हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट का ऐड कर देंगे। उसके बाद से कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या फिर हम क्या करें, तो एयर टाइट कंटेनर में उसको डाल दें फूड्स को, ताकि वो एयर से रिएक्ट ना करे, और जब एयर से रिएक्ट नहीं करेगा तो भोजन खराब नहीं होगा, यानी कि
वो रेंसिडिटी से बच जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, यानी कि हम या फिर जो उसमें एयर है वो निकाल करके उसकी जगह नाइट्रोजन डाल दें। और अब बात आती है नाइट्रोजन क्यों डालते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, यानी कि बहुत कम ही रिएक्ट करता है फूड प्रोडक्ट्स के से, जिससे वो खराब नहीं होते। जैसे कि आपने जो भी कुरकुरे या फिर ले जूस खाते हैं, इसमें देखते हैं कि आपको ऊपर के हिस्से में कुछ गैस भरी होती है, कुछ एयर भरा होता है। वो एयर नहीं बल्कि नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारा कुरकुरे है, जो चिप्स हैं, वो तो जनरली आपको ऑयल में ही तले जाते हैं, ऑयल में ही फ्राई होते हैं। और अगर वो ऑयल में फ्राई होते हैं और पैकेट में एयर रहा तो वो एयर से रिएक्ट करके जो हमारे चिप्स या कुरकुरे हैं वो जनरली खराब हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए कंपनी वाले क्या करते हैं, तो उसमें से एयर को रिप्लेस कर देते हैं विथ बाय नाइट्रोजन, यानी कि एयर को उसमें से निकाल करके उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं ताकि वो कभी खराब ना हो। चलिए, यानी कि ये तरीका था हमें रेंसिडिटी से बचाने का अपने फूड्स पार्टिकल को। या फिर एक और तरीका है फोर्थ पॉइंट, रेफ्रिजरेशन, यानी रेफ्रिजरेटर्स में अगर फूड आइटम्स को रख दें तो भी वो खराब होने से बच जाएगा, क्योंकि ये भी क्या करता है, तो ये भी टेम्परेचर को बहुत लो में पहुंचा देता है, जिस साथ ही साथ वो एक्सटर्नली एयर से कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जिससे वो खराब नहीं होते हैं। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए, इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म होता है। और इस चैप्टर्स में हम टोटल 4 वीडियोज हुए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ये पूरा चैप्टर्स का समाप्त हो गया। धन्यवाद।